Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narendra, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. I hope you people are doing well, I hope you people are doing great, right? आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे हम बात करने वाले हैं। शॉर्टी नोट सीरीज़ हमारी चल रही है और उसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं होते एग्जैक्टली, वो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। उनको हम छोटे छोटे वे में, कंसाइज वे में, ईजी वे में समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती हैं जो आप सुन सुन के बड़े हुए हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो अपने आसपास आप कहीं ना कहीं सुनते हैं, जिसको बोलते हैं ना सम टर्मिनोलॉजी रिंग इन द एयर। तो रिंग इन द एयर होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको सुनाई देती हैं, आपको पता भी है, सुने भी हुए टर्म्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली इतनी जिसको कहते हैं ना, इतनी गहराई में अपन उतरे ही नहीं कि अपन ने सोचा हो कि यार इसका मतलब क्या है, या इसके पीछे की कहानी क्या है, या स्टोरी क्या है, या अगर सुना भी है तो बस उड़ती उड़ती सुन ली, किसी ने बोला था तो पता है, लेकिन मतलब एग्जैक्टली नहीं पता। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज भी हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम शॉर्टी नोट सीरीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम दो तरह से काम करते हैं। या तो हम कॉन्टेक्चुअल जो चीज़ें चल रही हैं उस पर हम रेफरल में बात कर लेते हैं, या फिर हम स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक उठा लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों चीज़ों को साथ में ले आते हैं। हम ये करते हैं कि कोई हालिया कोई हैपनिंग हुई है, फिलहाल कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये टॉपिक जो है, जो कि ऑलरेडी एक जिसको बोलते हैं ना ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, वहाँ से हम निकाल के लाते हैं। या फिर जिसको हम कहते हैं कि बाहर ऑलरेडी एक बैकयार्ड में पड़ा हुआ था, तो वहाँ से हम इसको खींच के बाहर लाते हैं और फिर एक नए कंटेक्स्ट में उसको हम पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सुना आपने ज़रूर होगा, है ना। अब चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, 9th के स्टूडेंट हो, 11th के हो, 12th के हो और भी छोटे हो, ये टर्म आपने सुना ज़रूर होगा, प्राइवेट सेक्टर, है ना। प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। तो ये होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन तो नहीं, आज हम ग्लोबलाइजेशन हम अलग से करेंगे, आज हम प्राइवेटाइजेशन पे बात करते हैं, ठीक है। मिलती जुलती चीज़ें हैं, साथ में ही नाम ले लिया जाता है। नॉर्मली ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का युग है। दो कंसेप्ट अपने आप में अलग हैं, लेकिन एज आई से कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं होती कई बार, ठीक है, जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ आपको, तो अपन बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, और हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन कैसे है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप इसके बारे में स्टडी करना चालू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इसके रूट में जाएंगे तो बिल्कुल आप एंशिएंट ग्रीक और इजिप्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज की डेट में हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें लगता है कि हमारे एग्जाम के हिसाब से भी हमें समझना ज़रूरी है, और दूसरा हमें एक बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, पहले भी कहा, कि जब हम मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाई की बात करते हैं तो हम 2 चैप्टर नहीं पढ़ाते और उसके बाद हम ये नहीं कहते कि अब आपको वो लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या पैकेज लेना पड़ेगा। अपन यहाँ पे कैसे पढ़ाई करते हैं कि आपको बेसिकली कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम तो ठीक है यार, एग्जाम तो देते हैं, एग्जाम दे के आप पास भी हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, सब कुछ है, लेकिन कम से कम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। कोई चीज़ है रट्टा मार लिया अपन ने, रट्टू तोते जैसा, तो कोई फायदा नहीं है उसका। पढ़ाई बहुत क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आज से 10 साल 15 साल बाद भी आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इस बात का मतलब क्या था और हमने पढ़ा था, ठीक है, तब तो उसका फायदा है। अदरवाइज ऐसे कोई भाग दौड़ की पढ़ाई का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा प्रयास है यहाँ पे, और मैं कोशिश करूंगी कि यही चीज़ आपके साथ भी हो, कि जब हम कोई कंसेप्ट डिस्कस करें तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन, जैसे मैंने कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो शॉर्टी नोट सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन की, और हम बात करने वाले हैं स्पेशली प्राइवेटाइजेशन की इंडिया में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन तो देखा जाए तो पब्लिक एंड प्राइवेट, है ना, ये बातें तो आपको मालूम होगी कि जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो आप कब से सुनते होंगे, आपने 100% ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत ज़्यादा सुनी होगी। आप जब आगे पढ़ेंगे, अगर आप कोई इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप में से बहुत लोग होंगे जो कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लेंगे, तो उनको भी ये पढ़ना पड़ेगा। नहीं भी पढ़ना पड़े ना, आगे चल के MBA करोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, और नहीं भी करोगे, हिस्सा भी अगर आप सिस्टम का पूरा हिस्सा हो ना, तो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आप अछूते रह ही नहीं सकते, आपको पता होना ही चाहिए उनके बारे में। तो ऐसे ही एक ये टॉपिक है, प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से, तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं। हम इसमें बहुत सिंपल वे में समझेंगे इसको, हम कुछ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, इस तरह से हम इसको समझेंगे। हम अभी जो बात कर रहे हैं कि बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से आप मतलब क्या समझते हैं, बहुत सीधे सीधे शब्दों में। पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जब बेसिकली कोई एक सेक्टर होता है उसका जो शेयर है वो प्राइवेट एंटिटीज के पास चला जाता है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन,
ठीक है, या जिसमें हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन के कोई पब्लिक सेक्टर था और उस पर प्राइवेट सेक्टर की शेयर जो पार्टनरशिप है वो आ जाती है, या फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग उसमें आ जाता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट फर्म्स करने लगती हैं, इनको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, है ना। एक तरह से आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक तरह से इसको डीरेगुलेशन भी कहा जाता है ना। डीरेगुलेशन मतलब कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो तो बहुत रेगुलेटेड मार्केट रहता है, तो प्राइवेट मार्केट जब आता है, प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा कंपेरेटिवली डीरेगुलेटेड मार्केट रहता है। क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्यों ज़रूरी होता है ये और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, कुछ बहुत भारी भरकम कंसेप्ट हैं, तो हम उतने भारी भरकम कंसेप्ट में नहीं जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको हम टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन वो क्या है आपको सरल भाषा में समझने की ज़रूरत है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात कर ली हमने, तो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, political class does not interfere, short-term outlook, encourage shareholder to invest because of the returns, increase competition, the government will increase revenues from the sales। अब जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के फायदे क्या होता है, देखिए क्या होता है जब हम बात करते हैं, अगर आपने बात सुनी हो प्राइवेट सेक्टर की, तो हमें ये मालूम है कि 1991 या 1990 का और 1991 का जो दशक माना जाता है इंडिया में, ठीक है, वो शुरुआत मानी जाती है ग्लोबलाइजेशन की, और वो बिल्कुल स्वर्णिम युग माना जाता है जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी और स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत ही घुमावदार टर्न आया था, ठीक है। हमारे जो प्रधानमंत्री रहे ना मनमोहन सिंह जी, वो उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर क्रिटिसिज्म लगता है कि भाई ये तो बोलते ही नहीं है, और उनके बारे में बहुत सारी बातें आपने भी पढ़ी होंगी ना कि बिल्कुल मूक बैठे रहते हैं और मूक दर्शक बने रहते हैं और मूक सरदार जी हैं, लेकिन वो बहुत ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे बहुत। उनके नाम पे कहा जाता है, अभी भी आपको अगर आप उनका कभी आपको मौका मिले, आपको नेट पे मिल जाएगा, अगर आप उनकी जिसको बोलते हैं ना सीवी, अगर आप उनका सीवी उठा के देखेंगे तो आप चकरा जाएंगे उनके वो देख के, उनकी उपलब्धियां देख के, मतलब वो इतने, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट एंड वेरी गुड वन एट इट, राइट। उनकी जो पढ़ाई लिखाई अगर आप उनको देखेंगे कि उनने किस दर्जे की पढ़ाई लिखाई की है, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ये तो हमें मालूम है, तो ही वॉज वन ऑफ द एस इकोनॉमिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, राइट। तो जब हम बात करते हैं नरसिम्हा राव सरकार में, तो हमें मालूम है कि बात हम युग की कर रहे हैं 91 की, स्पेशली 91 की। वहाँ से घुमाव जो था एक, जिसको बोलते हैं कि जो सर्कल था, वो इंडिया की इकोनॉमी का टर्न होने लगा था। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उस टाइम पे 91 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, तो एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस आ गया, नरसिम्हा राव जी की सरकार आ गई, मनमोहन सिंह जी जो थे वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आ गए, ठीक है। इकोनॉमी का जो टर्न था वो होने लगा। उस टाइम पे एक और जो बहुत बड़ी घटना हो रही थी, वो हो रहा था यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। आपको मालूम ना, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ। उसके बाद बहुत सारी जो कंट्रीज थी उसका वो टूट के, आज की डेट में जब हम यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसकी भी शुरुआत जो थी वो 1991 में हुई डिसइंटीग्रेशन के बाद। अदरवाइज पहले तो सब कुछ एक ही था, वो पहले तो सब कुछ एक ही में आता था, है ना, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, तो वो बहुत बड़ा एक रोल था। उसके बाद कोल्ड वॉर की एंडिंग मान लीजिए आप 1991 को, तो बहुत सारी चीजें इंडिया के लेवल पे भी हो रही थी और दुनिया के लेवल पे भी हो रही थी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का जिसको आप कहते हैं कि उसका जो दरवाजे थे वो खुल गए थे। आईटी का क्षेत्र जो था थोड़ा सा एडवांस होने लगा था। जैसे आपको मालूम है, जब मैंने राजीव गांधी की बात की तो उनको कहा जाता है ही वाज जिसको कहते हैं मेंटर माने जाते हैं वो इंडिया के आईटी युग का, जिसको बोलते हैं आधुनिक जो भारत है उसका निर्माण की जो शुरुआत थी वो माना जाता है कि राजीव गांधी ने की थी। उनके बारे में हालांकि बहुत लोग हंसते भी थे उनके ऊपर। मालूम है आपको, ये बात आपको पता नहीं होगी शायद, कि वो फ्लॉपी डिस्क में इंफॉर्मेशन मांगा करते थे, और उनके पास सबसे पहला शायद लैपटॉप हुआ करता था इंडिया में, जो तोशिबा का लैपटॉप वो यूज़ किया करते थे, और वो फ्लॉपी डिस्क में इन्फॉर्मेशन रखते थे। फ्लॉपी डिस्क तो आप लोगों में से बहुत सारे उन्होंने देखी भी नहीं होगी। आजकल तो डीवीडीज़ भी नहीं चलती, पेन ड्राइव में आ जाती है इन्फॉर्मेशन। पहले सीडीज़ डीवीडीज़ बाद में आई, उससे पहले फ्लॉपी डिस्क चला करती थी। तो फ्लॉपी डिस्क में पूरी इन्फॉर्मेशन होती थी, और वो अलग अलग जो अपने मिनिस्टर्स होते थे या अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स होते थे उनसे वो मांगते थे कि भाई आप मुझे लिखित में मत दीजिए फाइल में, आप मुझे फ्लॉपी डिस्क पे देख लीजिए, मैं अपने लैपटॉप पे देख लूँगा। तो लोग उनको उस टाइम पे मजाक समझ थे, उनको मतलब समझते थे कि यार ये क्या ही आ गया है अफलातून आदमी, है ना, मतलब ये पायलट था अच्छा खासा, ये प्लेन ही उड़ाता है, ये कहाँ देश चलाने आ गया। उनके ऊपर बहुत सारी बातें इस तरह भी की गई कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, प्रधानमंत्री बन गए हैं, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गए हैं, तो उनको फ्लॉपी डिस्क समझ में आती है, इनको को कंप्यूटर समझ में आता है। आम आदमी को उस टाइम पे ये सब कुछ आता ही नहीं था, समझ ही नहीं आता था कि ये बात क्या करता है ये अफलातूनी आदमी। तो वो कहते थे कि भाई आने वाला जो युग है ना वो इसी का होगा, तो आप इसकी आदत डाल लीजिए अभी से तो बेहतर है।
उस टाइम में उनकी बात नहीं मानी जाती। उसी तरह उन्होंने एटीएम भी जो है सबसे पहला शुरुआत कराई थी। तो खैर ये आईटी युग की जो शुरुआत थी, आप मान लीजिए कि राजीव गांधी के आने के बाद से स्टार्ट हो गया था। उसमें फिर सैम पेट्रोडा का भी नाम आता है इंडिया के आईटी युग में। तो वो सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि दुनिया के तौर पे वर्ल्ड के नक्शे पे चीज़ें आने लग गई थी भारत की तरफ से। तो अब प्राइवेटाइजेशन का भी वो दौर था, जिसमें मैंने आपसे 2-3 चीज़ें और भी बोली है ना कि कोल्ड वॉर जो था वो एंड हो रहा था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। उस टाइम पे एक और बात हो रही थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नाम बहुत उभर के आ रहा था, अगर आपने सुना हो, और वो नाम किसका था? वो नाम था हर्षद मेहता का, है ना। अभी आपने वो देखी होगी, अभी वो OTTs पे रिलीज हुई हैं। एक में वो है आपका अभिषेक बच्चन है, द बिग बुल करके, और एक में एक और है, कौन सा, वो गांधी है ना, प्रतीक गांधी है, नहीं कोई गांधी है, जैसे वो स्कैम 1992 की है। तो ये वो ही युग था, है ना, जिसमें दुनिया की चीज़ें हो रही थी और लोग, इंडिया की जो तस्वीर थी बेसिकली वो बदल रही थी। तो अब आप समझ गए प्राइवेटाइजेशन का बैकड्रॉप, ग्लोबलाइजेशन का भी यही बैकड्रॉप है। आप समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन में और भी चीज़ें आ जाती हैं कि जब ग्लोबल विलेज बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि दुनिया में भाई बाउंड्रीज जो हैं, जिस तरह के बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उसके आगे जाके, उससे बाहर निकल के पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के तौर पे कर रहे हैं, और बिजनेस जो है उसके थ्रू आप दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। MNCs वगैरह जैसे हम बोलते हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो आने लग गए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, बहुत सारी चीज़ें उसमें फिर अलग आ जाती हैं। जिसमें आप बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR की, और फिर आप बात करते हैं काहे की, आप बात करते हैं कोल्ड वॉर के एंड पे। तो दो इकोनॉमीज का जो दो तरह की जो वर्किंग थी, जो हमारा वर्किंग सिस्टम होता है, आपको मालूम है बहुत अलग अलग तरह की वर्किंग सिस्टम होती है। एक होता है आपकी कम्युनिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, एक होती हैं कैपिटलिस्ट होती हैं। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है। दो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, इनका राइज जो है वो 1991 के बाद बहुत चरम पे गया। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बैकड्रॉप है, इसमें समझेंगे ना तो जैसे मैंने कहा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब एक और बात आ जाती है प्राइवेटाइजेशन की। ये बातें तो आपने समझ ली, बैकड्रॉप। अब एक बात आ जाती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के अलग अलग कंसेप्ट काम करते हैं, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है कंसेप्ट, वो एक कंसेप्ट हो जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट होता है लेज़ेस फेयर। लेज़ेस फेयर मतलब एक बेसिकली लेसेस फेयर या लेज़ेस फेयर, बहुत सारी तरह से उसको बोला जाता है, फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है लेट इट बी या लीव अलोन। इस टाइप को अगर आप उसको अगर अंग्रेजी में उसका अनुवाद करेंगे तो ये निकल के आएगा। और इसका मतलब ये होता है कि ये इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट लाए थे और उनका ये कहना था कि भाई मार्केट में जितना कम रेगुलेशन होगा सरकार का, या जितना कम पब्लिक उसका या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, आप उतना अच्छा मार्केट वर्क करेगा, है ना। टू लेट इट बी, लेट द मार्केट बी सेल्फ रेगुलेटेड एंड लेट द मार्केट वर्क एट इट्स ओन। अब ये जब कंसेप्ट था लेज़ेस फेयर का, ये एक टाइम पे जब आप बात करते हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात करते हैं या उस टाइम की बात करते हैं, तो कीनीजियन एक और बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुए JM कीन्स। तो उनकी थ्योरी के साथ आप कह सकते हैं कि एक तरह से कीन्स हालांकि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरी थी, लेकिन कीनीजियन थ्योरी बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग थी, लेकिन उसमें इस तरह से एक बार आप कह सकते हैं कि उसमें फिर ये हुआ कि कीन्स का ये कहना था, हालांकि ग्रेट डिप्रेशन जब आया, है ना, ग्रेट डिप्रेशन जब आया ब्रिटेन में, तो उसके बाद ये जो थ्योरी थी लेज़ेस फेयर की, ये थोड़ा सा कहते हैं, आप कहते हैं कि इट यील्डेड टू द कीनीजियन थ्योरी इन द सेंस कि उनका ये मॉडल था, ही सेट कि भाई अब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अप्लाई कर सकती है, और गवर्नमेंट जो है ये जो हालात आ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, इस सब में गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है, एंड गवर्नमेंट कुड एक्चुअली एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट कैन रीस्टैब्लिश द सिनेरियो, ये उन्होंने कहा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तो इसमें उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी हो जाता है। ये जो बात हम कह रहे थे लेज़ेस फेयर की थ्योरी की, ये क्लासिकल मॉडल था, कीनीजियन थ्योरी बिल्कुल अलग थी, पर एक पॉइंट पे आके ये यील्ड कर जाती है कीनीजियन थ्योरी को। ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये कंसेप्ट समझ में आया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि वहाँ से वो उस टाइम पे ब्रिटेन की बात हो रही है, अभी हम बात करते हैं, अब वापस आ जाते हैं हम इंडिया पे। हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, हमें कंसेप्ट समझना था, इसलिए हम ये लेज़ेस फेयर और ये सब बातें कर रहे थे, ठीक है। मतलब लेज़ेस फेयर क्या कह रहा था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यह मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, और कीनीजियन थ्योरी कहती थी कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना जरूरी है, ठीक है, स्पेशली जब डिप्रेशन की इस तरह के हालात हो तब। अब जब हम बात करते हैं इसकी, तो इंडिया में क्या हुआ कि ये उस टाइम की बात है जब इंडिया कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटिश की, ठीक है। लेकिन हमारा उस टाइम पे गवर्नमेंट का जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट से मतलब क्या था, ब्रिटेन का,
है ना। शासक कौन था? ब्रिटेन था, ब्रिटिश का साम्राज्य था, तो बात उसकी हो रही थी। तो इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत वहां से नहीं मान सकते हम। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का युग जो है, जो मैंने आपसे फिर कहा कि वो बहुत लेट आया, काफ़ी देर बाद आया। और आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो हमारे आज के डेट में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका ये कहना है कि 1991 में की बात ख़त्म हो गई, 1991-92 जो मेन युग था, उसके बाद आज की डेट में अगर हम आ जाते हैं कट टू नाउ, अब प्रधानमंत्री जो हैं हमारे वो बदल गए, सरकारें बदल गई, सियासत बदल गई, लेकिन सियासतों की जो चीज़ें होती हैं वो गोल गोल चलती रहती हैं। तो अब बात ये आती है कि उसके बाद इंटरनेट का युग आया, वर्ल्ड वेब का युग आया, उसके बाद आज की डेट में जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, वो बहुत सारे नए नए जो पॉलिसीज़ हैं वो लेके आए। उन्होंने कहा कि भाई डिजिटल इंडिया किया जाए, या इनफैक्ट जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब वो बहुत लंबे समय तक वो गुजरात के सीएम रहे हैं, ये भी आपको मालूम है, जब वो सीएम थे तो उन्होंने एक बात बोली कॉन्क्लेव में कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं व्यापारी आदमी हूँ, गुजराती हूँ, व्यापार करना जानता हूँ, और इसलिए मैं ये जानता हूँ कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि निजी जो निवेशक हैं वो क्यों नहीं पैसा लगा सकते। ऐसा क्यों है कि रेल का जो डिब्बा है वो अकेले सिर्फ एक सरकारी रेल का डिब्बा ही जो पटरियाँ डली हुई हैं उस पर चलता रहे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई कोई प्राइवेट उद्यमी आए और वो अपना रेल का डिब्बा उस पर चलाए? ये बात उन्होंने कही। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज़ में सरकार 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 इतना क्यों किया जाता है, इसमें प्राइवेटाइजेशन भी किया जा सकता है, और जो बाकी जो निजी उद्योग हैं उनको भी बढ़ने का, फलने फूलने का मौका देना चाहिए। और बिल्कुल ये हुआ भी, जैसा कि आपको मालूम है कि कितना निजी उद्योग फल फूल रहे हैं। अडानी साहब जो हैं वो अंबानी जी के आगे पहुंच गए थे, सबसे रिचेस्ट एशियन होने के नाम पे। खैर, अंबानी अडानी वो सब एक ही उसके हैं, लेकिन चलिए, मतलब बात हुई प्राइवेटाइजेशन की, उन्होंने इस चीज़ को पहले भी सहयोग किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उससे पहले, ठीक है, मतलब जब वो रेस कोर्स रोड नहीं पहुंचे थे, जब वो गुजरात में थे, तब भी उन्होंने इसका समर्थन किया, और वो अपनी उस पॉलिसी पे आज भी कायम है। गलत नहीं है, बुरा नहीं है कुछ स्टेट, लेकिन अति किसी भी चीज़ की ख़राब होती है ना। तो जब हम ये बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो हमें मालूम है कि जब सरकारी चीज़ों की बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी सरकार की रहती है। प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं मोनोपोली वाला चक्कर आ जाता है, कहीं ना कहीं जिसको आप बोलते हैं कि जो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी का जो फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो अपन ये पूरा बैकग्राउंड समझने के बाद अब अपन आते हैं पढ़ने पे इसको, कि हम इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अच्छाइयाँ कहाँ हैं, बुराइयाँ कहाँ हैं, वो हम समझते हैं। अब स्ट्रेंथ क्या है इसकी प्राइवेटाइजेशन की, कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस क्यों इंप्रूव होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी का ढर्रा है, सरकारी ढर्रे से काम होता है, सुना होगा बोलते हुए किसी न किसी को। सरकारी ढर्रे पे काम होना मतलब एक वो लोगों का माइंडसेट बना है कि सरकारी काम कैसे होता था कि भाई लोग जो हैं वो आराम आराम से काम कर रहे हैं, आराम आराम से उठ रहे हैं, आराम आराम से दुनिया चल रही है, आराम आराम से आज का काम कल होगा, कल का काम परसों भी हो सकता है, उसमें कोई खास लोड नहीं है लाइफ में। तो ये एक सरकारी ढर्रे का माइंडसेट है लोगों का। ऐसे काम होता नहीं है, लोग करते हैं। अगर आप आज भी सरकारी अफसरों में ऑफिस में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको ऐसे प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में, सिवाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी निकल सकती है, सरकारी सेक्टर में आपकी नौकरी जाने उतना आसान काम नहीं होता। आपको टर्मिनेट उतनी उस पर आसानी से नहीं किया जा सकता, सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो और यही लोग जो प्राइवेट में बहुत अच्छा काम करते हैं ना, उनको आप सरकारी में भेज दीजिए, उनका भी ढर्रा वही हो जाएगा। वो सिक्योरिटी के कारण है, वो ऐसा नहीं है कि सरकारी है इसलिए काम स्लो है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक तरह की सिक्योरिटी है, इस वजह से लोग काम जो है उनका ढर्रा चलता है। और यहाँ पे प्राइवेट में वो नहीं चल सकता, क्योंकि आपके सर पे गाज गिर सकती है, आपकी गर्दन पे वो तलवार लटक रही है कि आपकी नौकरी कभी भी चली जाएगी। इन्हीं लोगों को आप वहाँ भेज दीजिए तो ये भी वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो नो ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पर व्हाट आई मीन टू से इज कि प्राइवेटाइजेशन में वो इंप्रूवमेंट बढ़ जाता है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सीधे रहती है, और उसके अकाउंटेबिलिटी का जो रिजल्ट है वो भी सीधे मिल सकता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होता कि आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपको सीधे टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको बिल्कुल एक पर्ची थमाई दी जा सकती है, या एक मेल शूट किया जा सकता है और कहा जा सकता है यू आर फायर्ड, राइट। तो इस वजह से जो कहते हैं ना कि जो गाज गिरने का जो खतरा रहता है, इस चक्कर में परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव्ड रहती है, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बेटर होगा। आप कहा जाता है ना कि आप भाई कोई काम है, आप सरकारी बैंक में चले जाइए और आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए,
आपका काम होने का जो जो स्पीड है उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना फ़र्क आ गया। हालांकि आजकल आप देख लीजिए कि सरकारी बैंक्स में भी जो जितना वो हो गया है ना, जिस हिसाब से चीज़ें बदल गई हैं उसके हिसाब से बहुत फ़र्क आ गया है। जो पहले का ढर्रा था वो बहुत बदल गया है, लेकिन फिर भी एक माइंडसेट है कि भाई अगर काम कराना है तो सरकारी उससे ना कराते हुए प्राइवेट में अपन करा लेते हैं तो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, एक्सपीडिएट हो जाएगा, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सुनने वाले बैठे हैं वहाँ पे, तो एक वो होता है ना कि भैया सरकारी दफ्तर आप चले गए, आप सरी खुजाते बैठे हैं, आप सरी पकड़ के बैठे हैं, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है ना, कोई सुनाई नहीं है आपकी। लेकिन आजकल वो नहीं होता, सुनवाई होती है आजकल, क्योंकि वो भी अकाउंटेबल हो गए हैं आजकल। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि युग बदल रहा है, हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है, हर चीज़ रिकॉर्ड्स पे आती जा रही है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड्स होती जा रही है, तो अकाउंटेबिलिटी हर आदमी की बढ़ गई है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ये फ़ायदा है कि अभी भी वो जो लोगों का दिमाग में चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं, और कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क तो देखिए है, ठीक है, वो फ़र्क तो है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा कारण यह है कि पॉलिटिकल क्लास डज नॉट इंटरफेयर। इसमें पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। प्राइवेटाइजेशन में ये नहीं होगा कि भाई प्राइवेट ऑफिस में कोई आदमी है तो सरकारी उसमें तो आप गए तो पता चला कि कोतवाल साहब आए हैं, कोतवाल वो आए हैं, और कोई बाबू आए हैं, और कोई मुंशी आए हैं, और कोई अफसर आए हैं, और कोई IAS आए हैं। IAS IPS तो खैर बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, लेकिन छोटे मोटे भी कोई हैं, या पॉलिटिकल कोई छुट भैया नेता हैं वो आए हैं, फलाना उसके MLA आए हैं, ढिमका इसके आए हैं, तो पता चला उनको फ्री की सर्विसेज मिल रही हैं। ये फ्री की सर्विसेज जो हैं वो कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। प्राइवेट में ख़त्म ना भी हो तो कम तो बहुत हो जाती हैं, रेगुलेट हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल आदमी आके आपका काम रुकवा नहीं सकता। आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं 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 ये काम तो ऐसा नहीं होगा, इसमें तो हम इसको बोल देंगे, हमारे मंत्री बैठे हैं, क्या समझे हो, हमारे फलाना बैठे हैं, हमारे चाचा बैठे हैं, हमारे ताऊ बैठे हैं। ये प्राइवेट में नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ पर पैसा लगा हुआ है सबका, और जेब से लगा हुआ है, वहाँ पर सरकारी ढर्रा नहीं चल रहा है, इस वजह से ये काम वहाँ पर नहीं चल पाता, ठीक है। तो ये जो है पॉलिटिकल क्लास का इंटरफेरेंस कम हो जाता है। दूसरी बात है शॉर्ट टर्म आउटलुक है, मतलब बहुत लंबा जिसको बोलते हैं कि पीरियड नहीं चलता है ना। दी आपने काम किया, आपको आपका जो स्पीड है काम करने की वो थोड़ी सी फास्टन होती है, इन द सेंस कि आपने काम किया, आपका काम खत्म हुआ, आपने मान लीजिए आपने वाउचर लगाए, अपने वाउचर अपने प्लेस किए, आपके जो काम है उसमें जो पैसा है वो आपको फटाफट मिल जाएगा। जो भी काम है उसका जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट, वो फटाफट होगा, है ना। उसमें बहुत लंबा ऐसा जिसको बोलते हैं चैनल के थ्रू नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। चैनल होंगे भी तो भी थोड़ा सा एक्सपीडिएट हो जाएगा, थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगा जो भी आपका काम होगा उसमें। कि जैसे आपने वाउचर लगाए, या आपने टेंडर भरा, या आपने जो भी लगाए, आपने अपने बिल्स लगाए, तो उनका जो रिएम्बर्समेंट है वो थोड़ा सा आपको जल्दी हो जाएगा। मतलब प्राइवेट है तो आप मान लीजिए अगर वो हफ्ते भर में प्राइवेट में आ रहा है तो सरकारी में उसको 2 महीने लगेंगे, है ना। वो वाली चीज़ है। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो आउटलुक है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, काम जो है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। एनकरेज शेयर होल्डर टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ रिटर्न्स। अब बात ये होती है कि शेयर होल्डर्स भी जो हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, बहुत ज़्यादा लंबा वेटिंग पीरियड नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा मतलब बिल्कुल आराम से बैठने वाला पीरियड नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसा पीरियड नहीं है जिसको आप बोलते हैं डिले नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में इस तरह से ये होता है कि एनकरेज होता है शेयर होल्डर और इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो जल्दी भी आ सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन इंक्रीज रहता है। प्राइवेट में तो ये है, सरकारी में तो ये है कि उनको मालूम है कि भाई सरकार तो एक ही है, तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो, तुम्हें बुरा लग रहा हो तो तुम आओगे तो हमारे पास ही, सरकार तो दूसरी नहीं ना बना लोगे अपने लिए। तो प्राइवेट में लेकिन क्या है, प्राइवेट में ये है कि भाई अगर एक चीज़ है तो आपको मालूम है कि उसी के कंपटीशन में 4 चीज़ें और खड़ी हैं मार्केट में, तो वो जो 4 लोग हैं, वो जो 5 लोग हैं, उनको अपनी बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर उनको मार्केट में सस्टेन करना है या उनको बिजनेस चाहिए। सरकार को इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, आप जाओ उनके पास। जैसे एक पॉइंट पे मैं आपको बताऊं कि मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन कुछ बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, उनके पास आप जाइए और उनसे बोलिए कि आपका जो वर्किंग है उतनी अच्छी नहीं है, तो कह देंगे कि मैम फिर आप बंद कर लीजिए खाता। उनको नहीं कहना चाहिए ये, उनको रखा इसलिए गया है, उनको तनख्वाह इस बात की मिल रही है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर वो मतलब नहीं कर पा रहे, सॉरी क्या कर सकते हैं वाला हिसाब हो जाता है उनका। ये आपको प्राइवेट उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके बॉस के पास ज़्यादा चली जाएगी, उनका एक अकाउंट चला जाएगा, तो उनको अकाउंटेबिलिटी है उस चीज़ की। इनके पास इतना बतेरा पैसा है, इतने सारे अकाउंट्स हैं कि उनको एक आदमी के अकाउंट से लेना देना क्या है। आप बंद कर दीजिए, आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो। मतलब KYC कराना हो ना अगर आपको, एक छोटा सा KYC, तो KYC आप किसी सरकारी उसमें जाके करवाने की कोशिश कीजिए और प्राइवेट में, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा।
या एक कोरियर की भी बात हो रही हो, कोरियर जो है आपका, आप एक कोरियर आप ब्लू डार्ट से कीजिए और आप एक सरकारी कोरियर से कीजिए, वो जब पहुंचेंगे ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखिएगा। एक कोरियर है, आप एक ब्लू डार्ट से अपने किसी कज़न को भेजिएगा और एक आप सरकारी पोस्ट से भेजिएगा। जब वो जितने दिनों में पहुंचेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है और हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ द गवर्नमेंट विल इंक्रीज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स। गवर्नमेंट जो है बेसिकली रेवेन्यू बढ़ाएगी सेल्स में से, ये भी एक स्ट्रेंथ है। ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात कर लेते हैं वीकनेस की। ठीक है, तारीफ तो अपन ने बहुत कर ली प्राइवेट सेक्टर की कि प्राइवेट में काम कराओ तो जल्दी जल्दी हो जाता है, ब्लू डार्ट से कोरियर जल्दी पहुंच जाएगा, प्राइवेट बैंक्स में ऐसा होता है थोड़े, लेकिन इसकी वीकनेस भी है ना, थोड़ा सा इसका नुकसान भी है। हमने सरकारी ढर्रे की बुराई तो बहुत कर ली, लेकिन सरकारी की एक सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ है उनकी कि क्रेडिबिलिटी है, साख है, सरकार का नाम है ना। आज भी आप अपने घर में दादा दादी बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा तो आपको कहेंगे कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है ना भैया तो ओरिएंटल की ले लो, LIC की ले लो, ये इधर उधर की आजकल की कंपनीज की लेने की जरूरत नहीं, ये 4 दिन में खुलती है, 4 दिन में बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसके पीछे सरकार की क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, हालांकि वो भी अब चेंज हो रहा है, लेकिन खैर ये वाली बात है। अब यहाँ पे वीकनेस क्या है, गवर्नमेंट जो है अपने एसेट लूज करेगी, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट अपने एसेट्स लूज करेगी। गवर्नमेंट अपने एसेट्स लूज करेगी मतलब क्या कि भाई जब आप हर चीज़ में प्राइवेट निवेश कराएंगे, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन होगा तो सरकार के जो एसेट्स हैं, सरकार की जो कमाई के स्रोत हैं वो भी तो बटेगा ना। सीधी सी बात है कि जब शेयरिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट की जो कमाई के जो जरिए हैं वो आप जब उसको आप डिसॉल्व कर दोगे या आप उसको डाइल्यूट करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग भी बढ़ेगी, तो उनके एसेट जो है वो लूज होंगे। ठीक है, तो वो आपको फ्यूचर में जो डिविडेंड है वो देने में दिक्कत देगा, सीधी सी बात। इसके बाद वेलफेयर ऑफ पीपल इज नॉट केप्ट इन माइंड इन प्राइवेट प्लेस। सीधी सी बात है ये भी कि भाई जब सरकारी वो है तो सरकार का बेसिक काम क्या होता है, वो करे नहीं करे, किस स्पीड पे करे, कैसे करे, वो छोड़ दीजिए। सरकार होने का मतलब ही ये होता है, गवर्नमेंट का मतलब ही ये होता है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो उसका प्राइम इंटेंशन होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है ना, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सीधी सी बात है ना। लेकिन प्राइवेट जब आप बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो सीधा सा उनका फंडा रहता है, बिजनेस का सीधा नियम है मुनाफा, है ना, और सरकार का सीधा नियम है क्या, वेलफेयर, जनता का हित। तो ये दोनों चीज़ें तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसमें तो जाहिर सी बात है कि आप कितना ही आप बोल लीजिए सरकारी ढर्रे को या कुछ भी, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी उनकी है या जो वेलफेयर पॉलिसीज उनकी हैं वो प्राइवेट की हो ही नहीं सकती, है ना। जब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की भी, तो लोग सरकारी नौकरी आज भी पाना इसलिए चाहते हैं कि भले ही चलिए पेंशन वेंशन आपने कह दिया कि कुछ स्टेट्स में पेंशन उन्होंने बंद कर दी है, लेकिन फिर भी जो बेनिफिट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, आपको जो पर्क्स मिलते हैं वो अपनी जगह पर हैं, आपको जो जिसको आप बोलते हैं ना लाओ लश्कर है वो अपनी जगह पे है, जो जलवे हैं वो अपनी जगह पे है, जो पैसा आपको मिलता है वो अपनी जगह पे है, जिसको आप बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ये वो सब है। प्राइवेट में भी होता है, लेकिन प्राइवेट में फिर भी वो उतना, जिसको आप बोलते हैं ना, प्राइवेट में एक सेक्टर्स होंगे जिनकी अपनी एक अमाउंट होगा, जिनकी अपनी एक रिटर्न्स होंगे, जिनके अपना टर्नओवर होगा, वही कंपनीज आपको GPF वगैरह देंगी, सारी कंपनीज नहीं देती हैं आपको। प्राइवेट में मैनिपुलेशन बहुत होता है, सरकारी में मैनिपुलेशन इस तरह से नहीं कर सकते वो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क भी है। तो हम जब बात करते हैं तो जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो वेलफेयर या हित जो है, जनहित जो है, वो अपना फोकस नहीं रखते। ठीक है, उनका फोकस होता है मुनाफा, प्रॉफिट। अब प्राइवेट कंपनीज अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर ऑलरेडी रनिंग कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, ऑब्वियसली वो अपनी तरफ से बिड करती हैं, अपनी तरफ से टेंडर देती हैं, अपनी तरफ से कोशिश करती हैं ऑलरेडी रनिंग कंपनीज को एक्वायर करने का। क्यों करती हैं वो, क्योंकि फिर ऑब्वियसली उनमें क्या हो जाता है कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी रनिंग है, हाँ कोई रनिंग है, तो उसमें ये आपको मालूम है कि आपको उसमें आपको उसको पटरी पे लाने में या उसको नए सिरे से शुरुआत करने में आपको उसमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ आपका कैपिटल जो है वो बच जाएगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है, उसको अगर आप टेक ओवर करते हैं तो आपको बहुत सारे उसके बैड डेट्स वगैरह की प्रॉब्लम आएगी, या उसकी मशीनरीज की प्रॉब्लम आएगी, या उसमें जो डिप्रिसिएशन वगैरह है वो कवर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से रनिंग कंपनीज हमेशा फ़ायदेमंद रहती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज क्या कोशिश करती हैं कि एक्वायर कर सकें ऑलरेडी जो रनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स है उनको। अब थ्रेट्स की बात करते हैं कि भाई इनके कारण अगर ये प्राइवेटाइजेशन इस लेवल पे होता है तो उसका नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि ये क्रिएट कर देगा प्राइवेट मोनोपोली।
ठीक है। प्राइवेट मोनोपोली मतलब बात आप ये समझ लीजिए कि कोई एक चीज़ है, मोनोपोली मतलब एक छत्र राज। एक छत्र राज से हम क्या समझते हैं कि भाई इन्हीं का है और किसी का नहीं है, फला चीज़ है यहीं जाना है आपको वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि कोई ऐसी कोई भी एक आप सर्विस उठा लीजिए जिसमें आप कहिए कि मोनोपोली हो जाए प्राइवेट की। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए या उसकी मोनोपोली हो जाए तो फिर इतनी मुश्किल आ जाएगी कि वो कुछ भी प्राइस रेगुलेट करे आपको उससे लेना है, वो कोई भी चीज़ करे अपने हिसाब से अनशन कुछ भी करे आपको उसकी बात करनी जाना आपको उसी के पास पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको और कहीं मिलेगी नहीं। तो इसको कहते हैं हम एक छत्र राज। तो ये एक छत्र राज या मोनोपोली जहाँ पे आ जाएगी तो वहाँ पे बहुत सीधी सी बात है कि डिस्पोटिक पावर्स आ जाएंगे। डिस्पोटिक पावर्स आ जाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा। एक्सप्लॉयटेशन होगा मतलब जो जनहित है वो दरकिनार हो जाएगा, जनहित की जो बात है वो होगी ही नहीं। वेलफेयर जो है वो तो बिल्कुल ही आप भूल ही जाइए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि फिर जाहिर सी बात है कि यार किसी भी चीज़ की अगर मोनोपोली है, किसी के भी पास अगर सत्ता है, एक छत्र राज है, तो आप सत्ता, मैं इसलिए बोल रही हूँ टर्म क्यों आप उसको समझ पाएंगे कि एक छत्र राज अगर है किसी का भी या एक छत्र मोनोपोली है अगर किसी की भी, तो फिर वो तो अपने हिसाब से प्राइस रेगुलेट कर सकता है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है, कौन कंट्रोल करेगा उसको? तो ये जो है ये इंटरेस्ट ऑफ पीपल के अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इट डज नॉट वर्क वेल इन इंडस्ट्री सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर। फिर से क्यों नहीं काम करता? प्राइवेटाइजेशन में जब आप बात करते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास चले जाइए, सरकारी दवाखाने में चले जाइए, सरकारी अस्पतालों में आजकल लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन स्तर बहुत बेटर हो गया। अगर आप कुछ स्टेट्स में अगर आप सरकारी व्यवस्थाएं देखेंगे, हेल्थ केयर के सेक्टर में बहुत बेटर हुई हैं, एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत बेटर हुई है, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी बहुत बेटर हुई हैं। अगर आप बात कर लेते हैं मेट्रोज की या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें भी ठीक है बहुत बहुत बदलाव आया है पिछले कुछ 10-15 सालों में। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन में कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं अगर उसमें पब्लिक का चला जाए, ठीक है, सब कुछ प्राइवेट हो जाए, तो आप सोचिए कि आप अगर एक मेट्रो की टिकट लेते हैं, दिल्ली में रहते हैं, एग्जाम्पल दिल्ली में रहते हैं, आपको अगर आप मान लीजिए कि आपको जाना है कहाँ दिल्ली में कार्ड बनता है मेट्रो का, ये सब जगह मेट्रो के कार्ड्स बनते हैं, ठीक है। आपने उस कार्ड में मेट्रो में आपने पैसे डलवाया कार्ड में, अगर आपको जाना है कहाँ पे समझ लीजिए आपको जाना है, आप नोएडा साइड रहते हैं, नोएडा से आपको जाना है राजीव चौक, राजीव चौक मतलब सीपी कैनॉट प्लेस है ना, आपको जाना है तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसमें? कुछ मे बी जितना कार्ड में से जो भी अमाउंट है आपका डिडक्ट होगा, मे बी 30-40-50 रुपये कुछ, है ना, जो भी एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, ये इतना अमाउंट आपका लगा, या 20-30 रुपये जो भी लगा आपका। अब यही चीज़ अगर आप प्राइवेट उसमें जाते हैं, आप ओला उबर बुक कीजिए और फिर आप जाइए कहाँ से, आप जाइए मेट्रो पकड़िए आप नोएडा से और जाके देखिए आप राजीव चौक के कितना बिल बनता है आपका। चलिए अब आप कहेंगे कि मेट्रो और कार का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपेयर कर लीजिए, जो जितने सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे उतना प्राइवेट कभी नहीं वो देंगे आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है ना यार, उनको सब्सिडी मिली है, उनको सरकार की तरफ से बैकिंग है, उनको सरकार पैसा देती है। यहाँ पे तो सब कुछ वो आप ही से कमा रहे हैं, यहाँ पे तो वो जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसका पेट्रोल लग रहा है, उसका भी पैसा वो आप ही से ले रहे हैं, जो तनख्वाह देनी है वो भी वो जनता से वसूल करते हैं, कंज्यूमर्स से, जो उनका AC चल रहा है उसका पैसा भी वो आपसे वसूल कर रहे हैं, ठीक है, जो मेंटेनेंस है गाड़ी का वो भी वो आपसे वसूल कर रहे हैं। तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो प्राइसिंग हायर होगी, ठीक है। वैसे ही आप सरकारी उस पर आ जाइए, अस्पतालों पे या डिस्पेंसरीज पे या दवाखानों पे, है ना, मोहल्ला क्लिनिक्स की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो आप दिल्ली चलिए, दिल्ली का राज हम छोड़ दें, बाकी भी अगर हम बात कर लें छोटे शहरों में, छोटे लेवल पे, गाँवों में, कस्बों में लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई सरकारी में जाएंगे तो पता नहीं क्या है, मतलब वहाँ पे तो कोई देखने वाला नहीं है, डॉक्टर्स नहीं देखते, नर्सेज नहीं देखती, पता नहीं कौन सी दवाई लग दें, कौन सी किस तरह का इलाज कर दें, कोई आता नहीं है, 10 बार बुलाओ कोई नहीं आता। लेकिन आपको ये देखना होगा कि प्राइवेट में हर बार आदमी के बुलाने पे लोग आते हैं, जितनी बार आप बुलाएंगे उतनी बार आएंगे, लेकिन उतनी बार पैसे लेंगे वो आपसे। जब आपका बिल आता है ना प्राइवेट में, तब आप देखिएगा कि वो डॉक्टर जो दिन में 4 बार चक्कर लगा के जाता था, तो उसकी अगर आप बिलिंग देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो बिलिंग डॉक्टर साहब के हर विजिट के 500 रुपये लगे हैं, और एक दिन के पता चला 504 बार आ गए डॉक्टर साहब तो 2000 रुपये लग गए। सरकारी में वो नहीं होता, वो 4 की जगह 1 ही बार आएंगे, ठीक है, लेकिन वो एक बार कम से कम वो आ रहे हैं और एक बार में वो देख के आपको चले गए, एक बार में उनका काम हो गया। वो 4 बार आके कुछ बहुत वो नहीं कर रहे हैं आपको, 4 बार में कुछ बहुत बदल नहीं जाएगा अनलेस कोई बहुत क्रिटिकल केस नहीं है, लेकिन वो अपने पैसे बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट कोई भी सर्विसेज होगी हेल्थ केयर में तो उसमें पैसे बनते हैं। या फिर अगर आपको ECG कराना है, आप प्राइवेट में जाइए, ECG कराइए, वही रिपोर्ट, वही ECG, वही सब कुछ आपको अगर आप सरकारी में करा रहे हैं तो मुफ्त में मिलेगा। अगर आप
रेड क्रॉस जैसी सोसाइटीज में करा रहे हैं तो आपको 200-400 रुपए में होगा और वही चीज़ यहाँ पे 2000 की होगी, ये फर्क है। ठीक है, तो कुछ सेक्टर्स में इसलिए पब्लिक का प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह होना सही नहीं है। ठीक है, अपन बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन कुड इंक्रीज रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंसेस होंगे, जाहिर सी बात है। अगेन आप जब हम बात करने वाले हैं रीजनल इम्बैलेंस क्यों होंगे, क्योंकि कुछ एरियाज जो हैं वो जहाँ पे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है वो ग्रो कर जाएंगे और बाकी जो हैं जहाँ पे उनका फ़ायदा नहीं है या जहाँ पे उनको ग्रोथ के चांसेस नहीं लग रहे या उनको प्रॉफिट के चांसेस नहीं लग रहे, वहाँ पे उन सेक्टर्स में वो नहीं निवेश करेंगे या वो सेक्टर्स नहीं ग्रो होंगे या वो रीजन्स नहीं ग्रो होंगे, है ना। आज की डेट में अगर हम सरकारी निवेश की प्राइवेट निवेश की बात करते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जाके निवेश करना पसंद करते हैं या उन्हीं स्टेट्स में जाते हैं जहाँ की सरकारें उन्हें सहयोग करें, है ना, यहाँ पे उनके लिए वर्किंग आसान हो, जहाँ पे उनके लिए मुश्किलात ना पैदा होती, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, जहाँ पे वो सेक्टर्स कैपिटल मेकिंग पे फोकस कर सकें। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, मैंने शुरुआत से ही यही बात की आपसे। इट कुड लीड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू हायर एंड फायर पॉलिसी। हायर एंड फायर पॉलिसी काहे में कहा जाता है, प्राइवेट कंपनीज में। फायर वाली आग वाली फायर की बात नहीं हो रही है। फायर मतलब जैसे मैंने कहा ना कि वो मेल कर देते हैं या मेल शूट कर सकते हैं या एक चिट्ठा पकड़ा दें आपको कि आपकी नौकरी गई, यू आर फायर्ड, उसकी बात हो रही है, राइट। तो ये हो रहा है कि ये कंफर्मिटी नहीं रहती, ये एक स्टेबिलिटी नहीं रहती प्राइवेट सेक्टर्स में कि कौन आदमी कितने दिन वहाँ टिकेगा। ठीक है, तो इस वजह से आजकल क्या हो गया, बहुत बड़ी जो कंपनीज हो गई हैं और बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं जिसमें कुछ ऐसे जो खासकर जो की प्लेयर्स रहते हैं या की पोजीशंस रहती हैं उसमें ना वो आजकल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं कि 3 साल से पहले अगर आपने हमारी नौकरी छोड़ी तो आपको फला अमाउंट जो है वो वापस देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट आपको देना पड़ेगा, है ना, तो बॉन्ड का जो अमाउंट है वो भरना पड़ेगा। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। वरना क्या होता था, आजकल दोनों ही तरफ से होता है ये कि प्राइवेट कंपनीज में लोग नौकरी करने वाले अगर किसी और उसमें अच्छी तनख्वाह मिली, अच्छी कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अच्छी ग्रोथ मिली, अच्छा जंप मिला तो लोगों ने वहाँ स्विच मार लिया। या फिर इनको कोई अच्छा ज़्यादा एम्प्लॉय मिला, थोड़ा भी कुछ 19-20 हुआ, 2-3 बार आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं गई, 2-3 बार आपके काम में कुछ ऊँच नीच हुई तो इन्होंने आपकी जगह किसी और को हायर कर लिया। एक सिंपल सा, अपने यहाँ कोई बहुत बड़े ऐसे लॉज भी नहीं है। एक थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ है वो ये है कि भाई 2 महीने का आपको सर्विस या 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, डिपेंडिंग आपका जिस भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर आपको सर्व करना पड़ता है नोटिस पीरियड। वही आपको भी वो देंगे, दोनों की तरफ से होता है। एम्प्लॉयर भी दे सकता है आपको कि 1 महीने का नोटिस आपने दे दिया कि भाई 1 महीने में दूसरी नौकरी ढूंढ लो, या एम्प्लॉई जो है उसने दे दिया, दोनों तरह से बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितनी बड़ी है या फर्म जिसमें आप काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है या उसका सेगमेंट कितना बड़ा है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। एमएनसी है कि प्राइवेट एमएनसी है कि सिंगल कंपनी है, जिस भी तरह का, है ना, कि एलएलपी है, किस तरह का आपका एस्टैब्लिशमेंट है उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो है, ये जिसको बोलते हैं ना कि आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है। प्राइवेट नौकरी है तो एक गाज जो है आप पे कभी भी गिर सकती है, एक आपके गर्दन पे जो तलवार है वो हमेशा लटकती रहेगी। तो ये चक्कर जो है इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, या हायर एंड फायर पॉलिसी का, ये सरकार में नहीं होता और इसी वजह से उनका ढर्रा भी है। जैसा मैंने कहा ना कि यही प्राइवेट वालों को अगर आप वहां भेज दीजिए तो उनका भी वही ढर्रा हो जाएगा। तो बुराई या गलती सरकार की नहीं है, वो जो सिक्योरिटी है ना उस नौकरी से जुड़ी हुई उसकी वजह से, वो जो रिलैक्सेशन है उसके कारण है। तो हमारे यहाँ क्या है ना, हम लोग बाहर जाके बहुत अच्छा काम करते हैं। इंडिया में जब हम काम करते हैं तो हम इसी तरह काम करते हैं कि हमको जब तक हमारे सर पे एकदम, आप कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम गर्दन पे ना आ रही हो कोई बात, एकदम जान पे ही ना आ रही हो, तब तक हम, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो अपना 100% तो भी देते हैं। अदरवाइज 90% की आबादी में 70% तो आप मान लीजिए आज भी नहीं होते। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं? अपॉर्चुनिटीज ये हो सकती है कि गवर्नमेंट गेट्स मनी टू कवर इट्स फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है, मतलब एक सीधी सीधी भाषा में फिस्कल डेफिसिट होता है जो आप कंपनी, जो भी गवर्नमेंट है, मतलब उसकी जीडीपी पे कैलकुलेट होता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो जीडीपी पे जब आपने फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया तो उसका मतलब है कि जब एक गवर्नमेंट का, जब उसके एक्सपेंडिचर जो हैं, जो उसकी स्पेंडिंग्स जो हैं वो उसकी अर्निंग पे या उसके इनकम को सुपरसीड कर जाए तो फिस्कल डेफिसिट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा अपॉर्चुनिटी, कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, अगर प्राइवेट निवेश भी हो जाता है, प्राइवेट ग्रुप से भी आपको पैसा मिल जाता है, लोग वहां से भी आपको पैसा दे देते हैं, तो आपका जो गवर्नमेंट का जो पैसा है, ये फिस्कल डेफिसिट जो है वो कवर हो सकता है।
ठीक है, ये जो गैप है इसको कवर करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात हो सकती है प्राइवेटाइजेशन विल सक्सीड इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सक्सीड कर सकता है क्योंकि इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट कैन हेल्प इंक्रीज एफिशिएंसी। इंसेंटिव सिर्फ टेलीकॉम नहीं, बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसेज हैं, बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे भी वर्किंग ग्रुप्स हैं, वर्किंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंसेंटिव बेस्ड काम होता है ना, तो वहाँ पे भी प्राइवेट जो है वो बेटर काम कर सकता है क्योंकि इंसेंटिव ड्रिवन है। टेलीकॉम में ऑलरेडी प्राइवेट बहुत ज़्यादा अपने यहाँ काम करता है। टेलीकॉम में अगर बात करते हैं तो BSNL या MTNL है ना, उसके अलावा तो बाकी जितने हैं सारे की प्लेयर्स जो हैं अपने यहाँ मार्केट में भी टेलीकॉम में वो सारे प्राइवेट हैं। चाहे आप एयरटेल की बात कर लीजिए, चाहे जियो की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी वोडाफोन की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कर लीजिए, जितने की प्लेयर्स हैं अपने यहाँ सब टेलीकॉम इंडस्ट्री में सब प्राइवेटाइजेशन का काम है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन द इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है प्राइवेटाइजेशन से? जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ एक्सपीडिएट होगी, हर चीज़ जो है परफॉर्मेंस बेटर होगा। परफॉर्मेंस बेटर होने के रीज़न भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मुलेशन जो है वो ज़्यादा होगा, उसके चक्कर में ज़्यादा क्या होगा, कस्टमर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ेगा, इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उसमें आपकी जो ग्रोथ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का फोकस जो होता है वो ग्रोथ होता है और उसका जो फोकस होता है वो मुनाफा कमाना होता है, तो क्या होगा कि ग्रोथ जो है इकोनॉमी में अगर मुनाफा आएगा तो सर्कुलेशन ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ेगा, है ना, फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा। फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, आपकी धीरे धीरे आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, आपकी बात हो रही है आपका फिस्कल डेफिसिट कवर होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा, पर कैपिटा इनकम पे फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे एक्सेलरेट होगी, नो डाउट, ठीक है। और ये कैसे होगा? ये होगा जैसे जैसे इंक्रीज होगा कॉम्पिटिशन। पता चला, जैसे मैंने, चलिए टेलीकॉम की बात करते हैं, है ना, आज जियो फाइबर की बात करते हैं या एयरटेल की बात करते हैं, तो इनमें बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस चलती हैं। या अगर हम किसी भी चीज़ में बात कर लेते हैं कि और भी आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, टेलीकॉम की ही बात करते हैं जैसे, है ना, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स और कॉम्पिटिटिव पैकेजेस ये लोग देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, सामने वाले को, कंपनीज को मालूम है कि भाई अगर हमने इसकी प्राइसिंग बढ़ा दी या हमने कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं दी तो ये सामने वाला जो है ये कोई बहुत जिसको बोलते हैं ना लॉयल कस्टमर नहीं है। वो फलाना, जैसे ही हमने प्राइस बढ़ाई, जियो वाले को मालूम है कि आप छोड़ के फटाक से आप एयरटेल पे चले जाएंगे, या एयरटेल छोड़ के आप फटाक से आइडिया पे चले जाएंगे, तो ये उनको मालूम है। इस वजह से उनका जो एक तरह से चेक एंड बैलेंस रहता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा तगड़ा है और कंपटीशन इतना ज़्यादा टाइट है। तो एक तरह से जहाँ पे मोनोपोली नहीं है, जहाँ पे इतना ओपन मार्केट है, जहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे अपने आप ही चेक एंड बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप आपको मैंने बहुत सारा फंडा प्राइवेटाइजेशन का समझाया है, बहुत सारे टाइम का समझा दिया, बहुत बड़े बड़े कुछ फंडे भी समझा दिए, लेकिन वो आसानी से समझाए तो समझ में आए होंगे, है ना। दिक्कत तो नहीं हुई ना वो लेसेस्फेयर समझ के या एडम स्मिथ समझ के, बड़े बड़े नाम से घबराना नहीं होता। ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए आपको समझाए जाते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा ना, तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ है कि नहीं समझ में आई कि मैम ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बात इतनी सी थी और इतना सारा बैकग्राउंड बना दिया और इतनी भूमिकाएं बांध दी, तो भाई वो बांधना ज़रूरी होता है, वरना कंसेप्ट नहीं आएगा ना समझ में, कैसे समझोगे। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे मैग्नेट ब्रेन्स पे, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पे आप जाएंगे, आपको मालूम है कि हमारी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको नीचे टॉप कोर्सेज के ऑप्शन मिलेंगे। सारे टॉप कोर्सेज हैं, मतलब केजी से लेके किंडरगार्टन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेके कहाँ तक मिलेंगे आपको, NTSC, ओलंपियाड, सब कुछ मिलेगा। ऑल यू नीड टू डू, आपको जो पढ़ना है आप वो खोलेंगे, जैसे ओलंपियाड में हम जो भी ऑफर करते हैं, इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड, सब कुछ आपको कवर मिलेगा। आपको वो खोलना है, वॉच नाउ के ऑप्शन पे जाना है, वॉच नाउ क्लिक करना है और इस तरह से आपको हमारे चैप्टर वाइज समरी मिल जाएगी। नीचे आप देखेंगे सिलेबस ओवरव्यू है, जो भी हमने पढ़ाया है वो आपको सब कुछ सीक्वेंस में मिलेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कभी कोई वीडियो है कभी कोई वीडियो है, सीक्वेंस में जमा हुआ है। आपको जो भी देखना है आप वो वीडियो ओपन करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा। यू नीड टू जस्ट चेकआउट कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप क्या समझना चाह रहे हैं। जैसे अभी अगर आपको कंफ्यूजन है वो लेज़र क्या था और कीन्स की क्या बात थी, तो आपको मालूम है कि शुरुआत में हुई थी, आपको वो देखना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम चैनल, तो अब ये भी दिक्कत नहीं है कि सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। एक्सक्लूसिव जो है बिल्कुल पूरा जो है शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जाएगा अपनी भाषा में, तो अब वो भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी ठीक है कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। ओलंपियाड का हमारा स्केड्यूल कैसा रहता है,
मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हफ्ते के शुरुआती 3 दिन, सोमवार मंगलवार और बुधवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल पे हमारे वीडियोस आते हैं। शाम के 7 बजे आता है IGKO। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, तो जब भी आएगा कोई नया वीडियो वो प्रीमियर होगा तो आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब तो आप लोग देखते ही हैं, तो आपको पता है कि यूट्यूब पे हमारे वीडियोस कैसे आते हैं। हमारा चैनल है, उस पर भी सब कुछ आपको सीक्वेंस में जमा हुआ मिलेगा। उसमें भी आपको कहीं इधर उधर परेशानी होना, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वहां पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। कुछ भी अगर दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं एंड वी विल डिस्कस इट। ये भी ठीक है। हमारा और भी जो रेगुलर अपडेट है वो हमारे फेसबुक पे और इंस्टा पेज पे मिल जाता है। टेलीग्राम का भी पेज हो गया है, कोई डाउट क्लियरिंग हो तो ऑल यू नीड टू डू इज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड व्हाट वी नीड टू डू इज कि आप ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि अपन जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ें उससे पहले ये सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, so I hope on this note I'm signing off and I hope you people do very well, study very hard and do very good. Thank you so much.